तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ऐसा शहर बसा है जो कभी एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हम्पी की, विजयनगर साम्राज्य का वो खोया हुआ रत्न जिसके खंडर आज भी न जाने कितनी ही अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। इस सफर में हम इसी ऐतिहासिक खजाने को डिकोड करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस 2 दिन के सफर का प्लान क्या है। हम विजयनगर साम्राज्य के सुनहरे इतिहास से शुरुआत करेंगे, फिर जानेंगे कि आप आज वहां कैसे पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम पहले दिन के पवित्र मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे, पत्थरों और संगीत के अचंभित करने वाले चमत्कारों को देखेंगे। दूसरे दिन शाही परिसर के रहस्य जानेंगे और आखिर में उनके कमाल के इनोवेशन और इस पूरी ट्रिप के बजट पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के उस गौरवशाली इतिहास की जिसने पूरे दक्षिण भारत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। अगर हम इस साम्राज्य के टाइमलाइन को देखें तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। इस पर 7 अलग अलग राजवंशों ने राज किया और जब राजा कृष्णदेव राय का दौर आया तो वो लिटरली इसका गोल्डन पीरियड था। मतलब जरा सोचिए, उस वक्त यहां खुलेआम हीरे और मोतियों के बाजार सजा करते थे। लेकिन फिर आता है साल 1565, तालीकोटा का युद्ध। डेक्कन की सल्तनतों ने ऐसा हमला किया कि अगले 6 महीनों तक इस खूबसूरत शहर में सिर्फ लूटपाट और तबाही मची। वो महान साम्राज्य पल भर में खंडहरों में तब्दील हो गया। खैर, इतिहास तो हमने जान लिया, पर अब सवाल यह है कि आज के समय में आप इन प्राचीन खंडहरों तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए इसके लॉजिस्टिक्स पर एक नज़र डालते हैं। सच बताऊं तो यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। आपको बस हॉस्पेट जंक्शन तक आना है, जो हम्पी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको आराम से ऑटो या बस मिल जाएगी। और हम्पी के अंदर घूमने के लिए अरे आप लूना बाइक, साइकिल या ऑटो किराए पर ले सकते हैं। काफी मजेदार एक्सपीरियंस होता है। रुकने की बात करें तो तुंगभद्रा नदी और मेन विरूपाक्ष मंदिर के पास कई बढ़िया और कोजी गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जैसे अर्चना गेस्ट हाउस। और सबसे अच्छी बात, ये आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। एक रात का खर्च लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच ही आता है। तो मान लीजिए आप वहां पहुंच गए। अब शुरू होता है हमारा पहला दिन, जहां हम प्राचीन राजाओं द्वारा बनाए गए उन भव्य और पवित्र मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 15वीं शताब्दी के विरूपाक्ष मंदिर की। 1509 में राजा कृष्णदेव राय ने इसे बनवाया था। इसका ये 9 मंजिला सीधा खड़ा गोपुरम बाहर से तो विशाल है ही, लेकिन इसका असली जादू इसके अंदर छिपा है। मंदिर के अंदर एक छोटे से हॉल में जाइए और आप देखेंगे कि इस पूरे टावर की बिल्कुल उल्टी परछाई दीवार पर बन रही है। जी हां, बिल्कुल एक पिन होल कैमरे की तरह। मतलब जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 500 साल पहले ऐसी ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। इसके बाद यहाँ अद्भुत मूर्तियों का एक पूरा क्लस्टर है, जैसे हेमकूट पर्वत पर एक ही पत्थर से तराशी गई 18 फीट ऊंची कडलेकालु गणेश प्रतिमा। वहीं पास में सासेविकालु गणेश हैं, जिनकी पूजा खुद राज परिवार करता था, हालांकि 1565 में से खंडित कर दिया गया। फिर आता है कृष्ण मंदिर, जहां उड़ीसा से लाई गई बाल कृष्ण की मूर्ति रखी गई थी, और 1528 में बनी सबसे बड़ी लक्ष्मी नरसिम्हा की विशाल मूर्ति। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगती है वो है पानी के बीच मौजूद 3 मीटर ऊंचा शिवलिंग। आप मानेंगे नहीं, एक 500 साल पुरानी नहर आज भी शिवलिंग तक पानी पहुंचाती है। नेचर और आर्किटेक्चर का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब रुख करते हैं विजय विठला मंदिर परिसर की ओर, जो असल मायनों में पत्थर और ध्वनि के चमत्कारों का केंद्र है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56। ये विजय विठला मंदिर में मौजूद म्यूजिकल पिलर्स यानी संगीतमय खंभों की संख्या है। और पता है सबसे खास बात क्या है? जब आप इन खंभों पर हल्के से थपथपाते हैं तो इनमें से 70 अलग अलग तरह के म्यूजिकल नोट्स यानी संगीत के स्वर निकलते हैं। ये बिल्कुल सच है। ये वही जगह है जहां बैठकर राजा संगीत सुना करते थे। एक ठोस पत्थर से इस तरह का अकॉस्टिक सिस्टम तैयार करना ये किसी जादू से कम नहीं है। पहले दिन को खत्म करने से पहले आपको स्टोन चैरियट यानी पत्थर का रथ जरूर देखना चाहिए। ये असल में गरुड़ देवता का मंदिर है, जिसे पत्थरों की 7 अलग अलग लेयर्स को इंटरलॉक करके बनाया गया है, एकदम परफेक्ट पजल की तरह। बाहर की तरफ आपको किंग्स बैलेंस दिखेगा, जहां राजा अपने वजन के बराबर बहुमूल्य रत्न तोलकर गरीबों में बांट देते थे। और फाइनली दिन का अंत करने के लिए हेमकूट हिल पर चाहिए। वहां से पूरे हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर के ऊपर ढलते सूरज का जो 180 डिग्री व्यू मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आते हैं हमारे सफर के दूसरे दिन पर।
आज हम मंदिरों से थोड़ा हटकर राजाओं और रानियों के उस रहस्यमयी शाही जीवन के अंदर झांकेंगे। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखी जगह से, अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। 14वीं सदी का यह मंदिर कई दशकों तक लिटरली जमीन के नीचे पूरी तरह से दफन था। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। फिर 1980s के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खुदाई की और इस छुपे हुए खजाने को वापस दुनिया के सामने रखा। शाही सुरक्षा के मामले में ये लोग बिल्कुल भी चांस नहीं लेते थे। उदाहरण के लिए रानी के महल के चारों ओर बने इन ऊंचे जनाना वॉच टावर्स को ही देख लीजिए। चूंकि यह महिलाओं का इलाका था, इसलिए यहां सुरक्षा के लिए खास तौर पे केवल ट्रांसजेंडर सैनिकों को ही तैनात किया जाता था। किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता है कि कभी यह महल सोने, चांदी और हीरों से जगमगाता था, जिसे बाद में हमलावरों ने पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। और फिर आता है ये विशाल मंच, महानवमी डिब्बा। इसे राजा कृष्णदेव राय ने अपनी मिलिट्री जीत के जश्न में बनवाया था। जरा इमेजिन कीजिए, इसी विशाल पत्थर के चबूतरे पर बैठकर शाही परिवार दशहरा जैसे बड़े त्योहार और भव्य जुलूस देखा करता था। इसका स्केल इतना बड़ा है कि इसे देखते ही उस साम्राज्य की असली ताकत और रुतबे का अंदाजा हो जाता है। ये पूरा शाही परिसर किसी भूल भुलैया या कहें एक पूरी सिटी की तरह था। यहाँ कमांडरों के लिए 15 से ज्यादा आलीशान महल थे। एक बहुत बड़ी हाथीशाला थी, जहां दशहरे के लिए 11 शाही हाथियों को रखा जाता था। इतना ही नहीं, राजा और उनके जासूसों की टॉप सीक्रेट मीटिंग्स के लिए एक अंडरग्राउंड सीक्रेट चेंबर भी था। और इस सब के बिल्कुल बीचों बीच था 1416 में बना हजारा रामा मंदिर, जिसकी दीवारों पर इतनी बारीकी से पूरी रामायण उकेरी गई है कि आप बस देखते रह जाएंगे। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे 500 साल पुरानी कुछ ऐसी तकनीकों की जो आज भी मौजूद हैं, और साथ ही जानेंगे इस पूरी ट्रिप का प्रैक्टिकल बजट। क्या आप 16वीं सदी के एयर कंडीशनर की कल्पना कर सकते हैं? जी हां, कमल के फूल के डिजाइन से इंस्पायर्ड रानी का समर पैलेस, लोटस महल, बिल्कुल यही काम करता था। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके गुंबदों में पानी भरा जाता था, जो खंभों के अंदर लगी टेराकोटा पाइप से नीचे बहता था। जब बाहर की गर्म हवा इन गीले खंभों से टकराती तो पूरा महल नेचुरली ठंडा हो जाता था। मतलब उस जमाने का एकदम सस्टेनेबल एसी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि 1565 के उस भयंकर विनाश में वो इमारतें काफी हद तक बच गईं जिनमें इंडो इस्लामिक डिजाइन का इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि क्वींस बाथ। और उसी के पास मौजूद ये स्टेपवेल यानी पुष्करणी। काले पत्थरों से बनी इस बावड़ी का ज्योमेट्रिक डिजाइन आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पत्थरों की एक बहुत ही स्मार्ट कैनाल प्रणाली बनी हुई थी, जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। तो अगर आप भी इस टाइम ट्रैवलिंग सफ़र पे जाने का मन बना रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिकल हिसाब किताब कुछ ऐसा रहेगा। इस पूरे इलाके को ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 दिन चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, इसका एस्टिमेटेड बजट सिर्फ 4000 से 7000 रुपए के बीच है। इतने कम खर्च में इतने महान साम्राज्य के रहस्यों और इतिहास को इतनी करीब से देखना, मुझे लगता है ये एक ऐसी ट्रिप है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जब हम इन 500 साल पुरानी ऐतिहासिक सड़कों पर चलते हैं, तो ये सोचना तो बनता है ना कि न जाने ऐसे कितने ही और खोए हुए साम्राज्य और कितनी ही एडवांस्ड प्राचीन तकनीकें आज भी इस धरती के नीचे दबी हुई हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी। इस रहस्यमयी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।